हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 साइन सी क्यूब टी। ठीक है जी, ये आपका वही प्रॉब्लम 2.10 का चौथा पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो वो कह रहा है साइन सी क्यूब टी, आपने इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेके मुझे फाइंड आउट करके देना है। तो देखें बच्चों, फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैं इसको ना अभी कन्वर्ट कर लूँगा दो पार्ट्स में। देखें किस तरीके से आपको बताता हूँ। एक वैसे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो मैं ना यहाँ पे पहले ही आपको क्लियर करवा दूंगा। बच्चों सबसे पहले नंबर पे मैं आपको टेबल दिखाना चाहूँगा। ठीक है जी, आपको जो टेबल ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, तो उसमें आपको ना एक प्रॉपर्टी नज़र आएगी, दो प्रॉपर्टीज़, एक नहीं दो नज़र आएंगी। तो लिहाजा यहाँ पे ज़रा गौर करें, इस टेबल के अंदर आपको दो प्रॉपर्टीज़ लिखी नज़र आ रही हैं। एक ये साइन सी स्केयर टी आपको नज़र आ रही है, टाइम डोमेन में है। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे माउस भी इस्तेमाल करता हूँ, साथ में आपको ये भी नज़र भी आ रहा है और टच से पता भी चल जाएगा। ये देखें, ये पहले नंबर पे ये ऊपर साइन सी टी है, जो हमारे पास बराबर होता है किसके जी, रेक्टेंगल ऑफ एफ के। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और ये टाइम डोमेन में साइन सी स्केयर टी हमारे पास जो है वो टाइम डोमेन से जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाता है तो ये बराबर होता है हमारे पास ट्रायंगल ऑफ एफ के। ठीक है जी, तो ये इन दो पार्ट्स में हम इनको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे साइन सी स्केयर और एक दफ़ा लिख लेंगे साइन सी। ठीक है, तो देखें क्या होता है जी, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ, अब जो मैं कह रहा था बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी गलती है। साइन सी स्केयर टी, ठीक है जी, साथ में आ गया साइन सी टी। ये बच्चों गलती होती है कि बच्चे समझते हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते, ये कन्वोल्यूशन में कन्वर्जन हो जाती है। पता है उसकी रीज़न? यानी मैं बताता हूँ आपको, अभी तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी आपको नज़र ऐसे ही आ रहा है ये दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन सिग्नल जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना और एक डोमेन से उठ के दूसरी डोमेन में जाते हैं तो उनकी कन्वोल्यूशन असल में हो रही होती है। तो कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर किसी को कंसेप्ट नहीं है तो वो हमारी बुक डीएसपी के चैप्टर 2 के लेक्चर्स ले सकता है, उसमें वो कन्वोल्यूशन समझाया गया। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका इतना कंसेप्ट नहीं है कन्वोल्यूशन का जो आपको ज़्यादा यानी कि तंग करे। अब मैं इसका बच्चों जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा अपने पास ट्रायंगल ऑफ एफ बन जाएगा। ठीक है, जिसका कन्वोल्यूशन लेना पड़ेगा मुझे किसके साथ, साइन सी एफ टी, यानी कि जब इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास से, क्या नाम था उसका यार, रेक्टेंगल ऑफ एफ में। ठीक है जी, इस फॉर्म में। अब इन दोनों की कन्वोल्यूशन लूँगा तब जाके मेरा कुछ आंसर आएगा, अदरवाइज ये अभी भी अधूरा, यानी कि ये मुकम्मल नहीं हो सका, यहाँ पे अभी ये काम रुका नहीं है। तो लिहाजा अब मैं अगर इनकी कन्वोल्यूशन लेता हूँ, ठीक है जी, तो हमें कन्वोल्यूशन को ही अब डिफाइन करना होगा। अब हमारा फॉरियर के साथ अभी लेना देना नहीं है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कन्वोल्यूशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है कि, अब देखें मैं आपको ना ऊपर एक फार्मूला मेंशन करके देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाती है। रुके, जो बच्चों फॉरियर ट्रांसफॉर्म में यानी कि फ्रीक्वेंसी और आपको ये चीज़ पहले ही बता दूं, हम ना असल में ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं अपने मतलब के दूसरे कोर्सेज में कि जब अपने पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म होती है तो उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, वो अपना कन्वोल्यूशन होती है। कन्वोल्यूशन होती है तो वो बराबर होती है वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू, ये टाइम के लिहाज से जब होता है ना तो उसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, टाइम की दफ़ा ना हमारे पास इंटेग्रल होता है, तो यहाँ पे आ जाता होता है पहले नंबर पे एक्स ऑफ के और साथ में आ जाता था एच ऑफ टी माइनस के। ठीक है जी, ये फॉर्म होती है, तो साथ में डी टी आ जाता होता है। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे असल में क्या है, वाई का सिग्नल है और यहाँ पे एक्स और एच यानी सिग्नल लिए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि टाइम है और साथ में के है। लेकिन अगर इन्हीं दो टर्म्स को अगर मैं ले जाता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे एक ही चीज़ का फ़र्क आएगा बच्चों। वो फ़र्क ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, सॉरी ये डी के आता है। ठीक है, डी के आता है क्योंकि के लिहाज से हो रहा है, तो डी के आता है यहाँ पे। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, फ़र्क ये आएगा, ये टाइम की डोमेन में है कि टी और के का वेरिएबल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन की जाती है ना तो बच्चों एक एफ का वेरिएबल इस्तेमाल होता है और एक थीटा का वेरिएबल, यानी ये दो चीज़ें, क्योंकि उसमें एंगल की बात आ रही होती है, यहाँ तो फेज शिफ्ट चल रहा होता है या फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा होता है। तो यानी के की जगह आप थीटा इस्तेमाल करेंगे, एफ की जगह टाइम की जगह आप एफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये कन्वोल्यूशन देखें, मैं इनकी ओपन करने लगूँ तो कन्वोल्यूशन का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा डेल्टा ऑफ डेल्टा क्या आएगा, ट्रायंगल ऑफ एफ की जगह बच्चों अब क्या आएगा, के आता है ना, के की जगह हमारे पास इसमें क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा आ गया इसके साथ। उसके बाद साथ में आ गया अपना ट्रायंगल इनटू एफ माइनस थीटा। ठीक है जी, यानी कि
के टी माइनस मैंने यानी कि टी माइनस के लिखना था ना, टी की जगह अपने पास क्या पुट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पुट हो जाएगी, और के की जगह थीटा, वही बात एफ माइनस थीटा, और साथ में आता है डी के की जगह हमारे पास क्या है, थीटा है, तो ये आ गया डी थीटा, ये फॉर्म बन गई अब आपके पास। ठीक है जी। अब हम बच्चों इनके लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। पहले ही आपको सिंपल सी बात है बता देता हूँ, मसला नहीं है मुझे मुझे ये इन चीज़ों से प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को बहुत कह लें गहराई में जाके समझ चुका हूँ। तो ये आपको ना आपके टेबल में ही दो और चीज़ें बताई गई हैं, ये आपके वैसे ही जहन में होनी चाहिए बच्चों। जो आपकी ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल, वो कुछ इस तरीके से चल रही होती है कि उसका ना यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो -1 से 1 तक होता है, ठीक है? उसका इतना टाइम पीरियड होता है, और जो आपका होता है अपना रेक्टेंगल का टाइम पीरियड होता है 1/2 से ले यानी -1/2 से लेकर +1/2 तक। तो लिहाज़ा जब कन्वोल्यूशन होगी ना, तो देखो, ये आप ज़रा गौर से देख लें, ये मैं इन लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। ये आपको टेबल में ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल, ये मेरा एरो है ना, उसके नीचे ये रेक्टेंगल टी का एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसी तरह से उसका ट्रायंगल का भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। टेबल हो सकता है आपके ऊपर एक मेहरबानी की जाए उस्ताद की तरफ से, पूरा टेबल ही आपको गिवन कर दिया जाए यानी दे दिया जाए, तो आप फिर तो उससे बेनिफिट उठा पाएँगे। लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया, बेनिफिट उठाना है तो आपको एक-एक चीज़ याद रखनी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। कन्वोल्यूशन असल में ना बच्चों कॉमन चीज़ को उठाती है, कॉमन चीज़ को। तो ये लिमिट्स अभी चेंज होनी है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो अपनी ट्रायंगल है उसकी लिमिट है -1 से 1 तक, यानी इसका इतना ये एरिया घेर के बैठी होती है। अब दूसरा देखें, दूसरा सिग्नल ये है हमारे पास जो इसके साथ कन्वोलेट कर रहा है, वो है अपना रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का कितने टाइम में एग्जिस्ट करता है बच्चों? -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में। जो कि देखें इसके बीच में, यानी अब देखें बच्चों इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कि कौन सा टाइम पीरियड कॉमन आ रहा है? -1/2 से 1/2, क्योंकि -1 पूरा ना, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, उस फॉर्म में, तो ये स्टार्ट होगा -0.5 यानी इशारिये के फॉर्म में लिखूँ। यानी ये जो बच्चों इतना एरिया ना, ये इसके बीच में आ जाता है, तो ये इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा, यानी कि ट्रायंगल के दरमियान भी और अपने रेक्टेंगल के दरमियान भी। दैट्स व्हाई ये वाली लिमिट्स आ जाएंगी, यानी हमारे पास आ जाएगा बच्चों -1/2 से लेकर +1/2 तक। ठीक है जी, ये अप्लाई हो जाएंगी। और आपको ये भी पता है, आपने अभी अभी मेरे साथ है यहाँ पे स्टडी किया कि जो आपका ट्रायंगल होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है जी, जब आपके पास ये लिमिट्स होती हैं। ठीक है, ये आपको स्टडी भी मैंने करवाया, मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये टेबल के अंदर ही ये भी चीज़ लिखी है, वो देखें, वो आपका ट्रायंगल लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि टी जब आपका यानी कि टी की मैग्नीट्यूड 1/2 से लेस देन होती है या उसके बराबर होती है, तो वो 1 के इक्वल होता है। पता है इसका क्या मतलब है? यानी -1/2 से 1/2 के पीरियड में इसकी वैल्यू 1 रहती है। तो अब जब हमने ये लिमिट्स लगा दी हैं, यानी -1/2 से 1/2 रख दी है, तो इससे क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा बच्चों? सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा जी, ये 1 के इक्वल पुट हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास रह जाएगा अपना बस ट्रायंगल। क्योंकि बच्चों देखो, असल में ना आप उसकी शेप आपको याद हो, मैंने आपको क्वेश्चन भी आगे करवाना है। तो जो ट्रायंगल की शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जबकि जो अपने सॉरी ट्रायंगल क्या है, वो रेक्टेंगल की शेप कुछ इस तरह से होती है जो कि ये डिफाइन कर रहा है, और ट्रायंगल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, वेरी करती जा रही है, जबकि ये कांस्टेंट टर्म है, यानी इसकी वैल्यू जाके कांस्टेंट हो जाती है। इसकी वैल्यू जो चेंज करती है ना, वो भी आपको टेबल में मेंशन करके दिया गया हुआ है, वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि दोबारा मुझे टेबल ना दिखाना पड़े। वो बच्चों कहता है जब आपका टाइम पीरियड, यानी ये देखो, ये -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 1 तक का टाइम पीरियड है। वो कहता है जब -1 से लेकर आप 0 तक जाते हो ना, ये सेंटर 0 होता है। आप 0 तक जाते हो तो आपकी इक्वेशन ये वाली चल रही होती है, यानी इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, t+1 असल में हो रहा होता है, ठीक है? और जब आप 0 से लेके 1 तक के टाइम पीरियड में चलते हैं, तो तब आपके पास ये इक्वेशन चल रही होती है, -t+1, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है? तो यानी लैम्ब्डा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ट्रायंगल, इसको लैम्ब्डा भी कई दफ़ा कह लेते हैं, इससे मसला नहीं है। तो ये रह जाएगा, ठीक है? हमारे पास आ जाएगा, देखो सिंपल, यानी कि लैम्ब्डा जो है वो इसकी ये जो बच्चों एफ माइनस थीटा ने इसको ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्ब्डा इंटू एफ माइनस थीटा। ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी फॉरियर ट्रांसफॉर्म के शुरू में। तो जब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो यहाँ पे डी थीटा, अब यहाँ पे हम एक ना चीज़ करते हैं, एफ माइनस थीटा को बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए ना किसी वेरिएबल के बराबर लेट करते हैं। देखिए अब ये भी आपको ना, अगर आपका सोल्यूशन अवेलेबल भी हुआ ना आपके पास, तो इस फॉर्म में कभी बताया नहीं गया होगा। वी को बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ बराबर एफ माइनस थीटा के, यानी मैंने एक वेरिएबल रख लिया यहाँ पे। अब मैं अगर दोनों तरफ बच्चों डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू अपना फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ले लें, या यहाँ पे हम लेते हैं यार इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लाइक
थीटा के लिहाज से बच्चों ले लेते हैं, ठीक है, थीटा के लिहाज से लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी थीटा ना, तो डी थीटा के लिहाज से सॉरी लिया जाएगा। यहीं से पता चल जाएगा आपको किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो जब मैंने डी थीटा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। एफ का बच्चों ये कांस्टेंट टर्म समझी जाएगी, फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट टर्म है डी थीटा के लिए, तो इसका रिजल्ट तो जीरो आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस डी थीटा ओवर डी थीटा, ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा जी, आपके पास ये फॉर्म कुछ ऐसी बन के आ जाएगी नेक्स्ट पार्ट में, डी वी अवर डी थीटा इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू -1 क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कट के 1 आ चुका होगा -1, तो ये डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी वी आपके पास बराबर आ गया माइनस डी थीटा के। और आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी डी थीटा आपके बराबर है माइनस डी वी के। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल एफ कॉन्वोल्यूशन विद रेक्टेंगल एफ फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या चेंजेस होंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखें हम करने के वाले हैं बच्चों, ये जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स को भी चेंज किया जाता है बाद में, ठीक है, लिमिट्स को भी चेंज किया जाता है। वो कैसे चेंज किया जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पे मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ, ये थीटा की लिमिट्स गिवन है असल में आपको, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, थीटा की लिमिट्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो लोअर लिमिट क्या है, -1/2, तो यानी यहाँ पे यानी कि जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू वी चेक किया ना, यानी कि वी के लिहाज से रख लिया, अब यहाँ पे वी के लिहाज से वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो आपका थीटा है बच्चों, थीटा की जगह आपके पास यानी ये वाली लिमिट्स पुट होंगी और हम वी की लिमिट्स पुट करेंगे। पहले मैं वी की मिनिमम लिमिट पुट फाइंड आउट करता हूँ। वो कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये इसकी मिनिमम लिमिट पुट कर दूंगा थीटा की जगह, यानी कि थीटा की ये मिनिमम लिमिट है। तो यहाँ पे जब बच्चों मैंने पुट किया माइनस इंटू -1/2, देखो ना -1/2 है ना, तो -1/2 जब यहाँ पे पुट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा +1/2 में, तो ये आपकी वी मिनिमम आ गई, यानी कि इसकी लोवेस्ट लिमिट। तो लिहाजा यानी कि जब आप इस फॉर्म में लिखना चाहोगे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास f+1/2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद वी मैक्सिमम अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे निकालता हूँ, वी मैक्सिमम कैसे निकलेगी, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है 1/2 वो आपकी यहाँ पे पुट हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम हायर लिमिट आपकी ये वाली है, तो यहाँ पे पुट हुई तो आपके पास क्या आ जाएगा, f-1/2 सिंपल आ जाएगा। तो ये आपकी अब हाईएस्ट लिमिट यहाँ पे आ गई f-1/2। तो ये आपने लिमिट्स निकाल ली और अंदर आपके पास रह गया ट्रायंगल इंटू, अब आपके पास f माइनस थीटा की जगह v पुट हो गया और उसके बाद बच्चों डी थीटा की जगह माइनस डी वी पुट हो गया, ठीक है जी। अब देखें इस माइनस को यार ख़त्म करने के लिए हम पता क्या करेंगे बच्चों, जब इस यहाँ पे माइनस होता है ना तो असल में लिमिट्स को उल्टा देता है, लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट्स जो नीचे वाली लिमिट है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, f-1/2 नीचे आ जाएगा, f+1/2 ऊपर आ जाएगा। आप चाहें तो इस माइनस को बाहर निकाल के इन्हीं लिमिट्स के साथ सॉल्व कर लें, तब भी आपको देखिएगा आंसर सेम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है आप लिमिट के अंदर ही माइनस को ऑब्जर्व करके इनकी लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दें। तो ये आपके पास फॉर्म बन के आ गई है, ठीक है। अब इतना तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फ्रीक्वेंसी की बच्चों आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है इसके लिए अपने पास लैम्डा के लिए, क्योंकि अब लैम्डा के लिए हम वर्क कर रहे हैं, वो है -1 से 1, तो हम -1 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे तो हमें टोटल रेंज पता लग जाएगी, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी को कहाँ से लेके कहाँ तक चेक करना है। यहाँ पे देखिए अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1/2 बनता है -3/2, ठीक है। तो ये आपको मैं करके दिखाने लगा हूँ, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है आपने चेक करनी है अब। तो ये आपके सामने मैं फ्रीक्वेंसी की लिमिट निकालने लगा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो बच्चों पहला फार्मूला आपका ये लोवेस्ट लिमिट है, तो यहाँ पे आ जाएगी f-1/2, ठीक है। एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको समझा रहा हूँ, तो जस्ट इस वीडियो को लाइक करना बनता है। तो ये चीज़ आ गई। अब फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट होगा, फ्रीक्वेंसी की जगह पुट होगा 1 अपना, ठीक है। यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, क्योंकि ये कैसे मुझे पता चल पा रहा है, क्योंकि बच्चों आपको पता है मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो अपने पास ट्रायंगल का यानी कि टाइम पीरियड होता है वो होता है -1 से 1, तो फ्रीक्वेंसी के डोमेन में भी ये -1 से 1 होगा। तो डैट्स वाई हम इस वक्त इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं असल में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में बस यही टर्म रह गया ना, तो यहाँ पे इस साइड पे लोवेस्ट लिमिट में -1 पुट होगा क्योंकि ये स्टार्ट -1 से होता है, और यहाँ पे हाईएस्ट में +1 पुट होगा। तो देखो क्या आ जाएगा, -1 और -1/2 बच्चों आप करके देख सकते हो, आपके पास किसके बराबर होता है, -3/2 के बराबर होता है। तो यानी ये आपको पता चल रहा है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 3/2 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट होगा, हाईएस्ट लिमिट यानी 1, आखिरी पॉइंट इसका 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट होगा तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 3/2। तो अब आपको मैं बताता हूँ अब आपने क्या करना है, आपने बारी बारी ना बच्चों फ्रीक्वेंसी की जगह ना लिमिट्स पुट करते जाना है। स्टार्ट करोगे -3/2 से और जाओगे 3/2 तक जाओगे। कैसे बच्चों, आपने ना पहले तो ये चेक करना है कि एफ की वैल्यू जो है अगर वो हमारे पास क्या होती है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू अपने पास -3/2 हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। पहले हम ये चेक करते हैं।
तो लिहाजा अगर बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे मैं पहला पॉइंट करने लगा हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया, यानी कि अब हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, बस हमारा थोड़ा सा काम है। अगर हमारे पास बच्चों क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2 होती है, तो हमारे पास यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अपना ये जो सिग्नल है, ठीक है, इसको बच्चों हमने एफ के नाम से अब प्रेजेंट कर दिया, यानी कि इस सिग्नल की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इज इक्वल टू जीरो होगी। उसकी रीज़न, क्योंकि बच्चों आप ना यहाँ पे लैम्डा यानी कि लैम्डा मीन्स ट्रायंगल की, यहाँ पे वेव की क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन ले रहे हो। और ट्रायंगल की वेव के लिए बताया गया था अगर आपकी वैल्यू जो है वो -1 से ग्रेटर चली जाती है तो लिहाजा उसमें आप क्या करोगे, आपका जो लैम्डा वो जीरो हो जाता है। आपको ये मैंने दिखाया अभी, आपको फिर से एक दफ़ा दिखाने लगा हूँ, ठीक है, तो ताकि ना आपको पहले क्लियर हो जाए ये चीज़। ये देख लें, ये यहाँ पे बताया गया है, ये लैम्डा ये लिखा हुआ है, t+1 होगा उस वक्त जब -1 से 0 के बीच में होगे, -t+1 उस वक्त होगा जब 0 से 1 के बीच में होगे, और 0 हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है जी, यानी बाकी सब कंडीशन में 0 होगा। अब देखें यहाँ पे जो t का यानी कि हमारे पास वैल्यू आ रहा है, t मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी बात कर सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम लिमिट्स होंगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी -3/2 के बराबर चली गई है, अब बराबर का सीन पहले समझो ना, बराबर या इससे ग्रेटर बोला गया, तो बराबर इसके है ना, तो यानी इसका मतलब ये हमारा -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर उसने कहा था, यानी कि एल्सवेयर यानी कि -1 से छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, उससे ग्रेटर होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या, क्योंकि -1 से ग्रेटर का मतलब है यानी कि वो पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा इसकी लिमिट यानी कि सिर्फ -1 के और 1 के बीच में है, अपने ट्रायंगल सिग्नल की, ये वाले की। तो लिहाजा डेट्स वाई क्या होगा जी, जब यहाँ पे -3/2 की लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा लॉजिक आप चेक करते हैं बच्चों, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, अब आपने ना इस लिमिट के बीच में घूमना, देखें सिंपल आपको बताने लगा हूँ। फ्रीक्वेंसी जब आपके पास क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मूव कर चुकी होगी, यानी कि अपने पास ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी किसके, -3/2 में बच्चों +1 करो तो कितना होता है, यानी अब आपने +1 करना है, प्रीवियस लिमिट में +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आ गया, सॉरी -1/2 आ गया। और इसी में आपने क्या करना है, +1 करके इसकी आगे वाली लिमिट भी मालूम कर लेनी है, क्योंकि ये दो लिमिट्स के सेंटर में चल रहा होगा। तो यानी अब मैं इसमें अगर +1 और करता हूँ तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है जी, इसका ये मतलब बनता है। तो लिहाजा इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, हम सिंपल सी बात है, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे। तो जब पुट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 3/2 से तो अभी हमने स्टार्ट करना था ना, लिमिट इस लिमिट पे हम थे और इस लिमिट से आगे हमने जाना था। मैं एक कदम आगे चला गया, वो भी पॉइंट आएगा लेकिन वो इसके बाद आएगा। तो सॉरी माजरत, -3/2 हमारी लिमिट थी ना, यानी फ्रीक्वेंसी की प्रीवियस लिमिट ये थी। प्रीवियस लिमिट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, यानी जो प्रीवियस पॉइंट अभी आपने निकाला होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसमें +1 किया तो मेरे पास आया -1/2, तो यहाँ तक मैंने मूव करना है। अब ये चीज़ थी असल में, मैं ना माजरत चाहता हूँ, गलती हो गई है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ के लिए, तो अब बच्चों आप देखें, सिंपल सी बात है, हो क्या रहा है कि हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे पहले नंबर पे -3/2 पुट होगा, ठीक है। तो अगर -3/2 हमारे पास पुट होता है, तो अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, हम कैसे लिमिट्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखें। अब लिमिट्स हमारे पास तो ये हैं, f+1/2 से f-1/2 तक, सॉरी ये f-1/2 से f+1/2 तक, ठीक है जी। तो इनमें से जो लिमिट यानी कि हमें बाहर दिखाई दे रही हो, यानी बाहर दिखाई देने का मतलब ये है जो हमारे पास इस रेंज से बाहर हो, -1 से 1 की रेंज से बाहर, ठीक है, उसको हमने कंसिडर नहीं करना होता। अब ये रेंज इस तरह से बच्चों चलती है, -1 से पहले 0 तक हम जाते हैं, फिर 0 से 1 तक चल रहे होते हैं, ये हमारा प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हमारा सिग्नल जो है -1 से 0 तक पहले t+1 की लिमिट से चल रहा होता है, और फिर 0 से 1 तक -t+1 की लिमिट से चल रहा होता है। डेट्स वाई हमें इस तरह से वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पे है f+1/2, तो अगर मैं इसकी जगह -1/2 पुट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह -1/2 पुट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 यानी कि -1 बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर मैं -3/2 फॉर एग्जांपल मैं अगर -3/2 पुट करता बच्चों यहाँ पे -3/2, ठीक है, तो
इससे बेटर बच्चों एक तो वे ये है ना, इस तरह से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एक मेथड ये है, आपने देखना है कि इस रेंज में अगर आप वैल्यूज़ दोनों पुट करके देखो कि इनकी रेंज जो बनती है उसमें यानी कि आपके कौन सा नंबर आ रहा है। लाइक देखें, अगर मैं यहाँ पे -3/2 पुट करता तो मेरे पास क्या आता आंसर है, -3 -1 -4 होता और ओवर टू करने से -2 आ जाता। क्या ये बच्चों -2 इनकी रेंज में आता है? -2 इसकी रेंज से बाहर है। फिर मैंने दूसरी लिमिट पुट करके चेक किया, -1/2 पुट करके चेक किया, तो जब -1/2 पुट किया तो मेरे पास आ गया -1/2 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये इसकी लिमिट के बिल्कुल इक्वल आ रहा था, दैट्स वाई मैंने -1 पुट कर दिया। अब ऊपर वाली जो लिमिट है बच्चों, उसमें अगर -3/2 पुट करता हूँ मैं, तो देखें अब मसला क्या आता है। -3/2 पुट करने से मेरे पास ये रेंज जाती है -3/2 +1/2, ये मेरे पास -1 के बराबर चली जाती है, ठीक है, -1 के बराबर, जो कि -1 से -1 तक तो जा नहीं सकती। तो अगर -1/2 पुट करूँ तो ये 0 हो जाती है। अब 0 हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाद में हमें मसला करेगी। तो 0 नहीं इसको करना है, इसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में हासिल करना है। दैट्स वाई हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको वेरिएबल फॉर्म में ही छोड़ देंगे। उसकी रीज़न अब आपको सिंपल समझ आ गई है। और एक किस तरह से भी है कि बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की भी यानी कि एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं है, इसकी एक रेंज है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू -3/2 से -1/2 तक बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। डेट्स वाई इस तरह से इसको एज इट एज़ वेरिएबल के तौर पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे इसकी जगह बच्चों क्या पुट होगा, जो कि आपको पता ही है, इसकी जगह हमारे पास ये डेल्टा भी है, तो सिंपल हमारे पास रह जाएगा क्या। अब ये जो रेंज आ रही है बच्चों, ये रेंज किसके दरमियान है, -1 से 0 के बीच में आ रही है, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। यानी कि आपको यहाँ पे करके दिखाया, जब -1/2 यहाँ पे पुट करते हो यहाँ पे 0 आ जाता है, लेकिन मुझे इसे एक वेरिएबल की फॉर्म में ही रखना है क्योंकि मुझे इक्वेशंस चाहिए। तो डेट्स वाई मुझे वेरिएबल की फॉर्म में रखा है। तो ये -1 से 0 के बीच में रेंज चल रही है, तो -1 से 0 के बीच में देखिए कौन सा वेरिएबल चल रहा होता है, t+1 चल रहा होता है। तो यानी इसकी जगह पुट हो जाएगा t+1, ठीक है जी। और टी को हमने बच्चों रिप्लेस कर देना वी के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे टी की जगह बाद में हमारे पास आ जाएगा, देखें मैं आपको बताता हूँ क्या। ये बाहर हमारे पास डी वी है ना, तो डी वी की जगह पहले डी टी आ जाएगा, क्योंकि डी टी तो हम कर नहीं सकते, डेट्स वाई यहाँ पे वी और यहाँ पे वी, क्योंकि हमें टी को वी से रिप्लेस करना होगा, हमने वेरिएबल वी कंसिडर किया हुआ है। तो अब आपको यार इंटीग्रेशन तो करनी आती होगी, जो सिंपल वेरिएबल होता है जब उसकी इंटीग्रेशन की जाती है इस तरह से, तो वो बराबर होता है उसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आएगा v²/2 और 1 का सिंपल v आ जाएगा। तो यानी ये मेरे पास आ जाएगा एक तरफ v²/2 और एक तरफ आ जाएगा v। तो इन दोनों के ऊपर भी ये लिमिट अप्लाई होंगी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये लिमिट्स अप्लाई होंगी -1 से f+1/2 तक। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे ये लिमिट्स पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज तो आप जानते हैं क्या चल रही है, फ्रीक्वेंसी की रेंज चल रही है -3/2 से हमारी -1/2 के बीच में। और हमारे पास आया t(f) अभी तक लिमिट्स, यानी कि वो था v²/2 और साथ में प्लस v, और इस इनके ऊपर अभी लिमिट्स अप्लाई होने वाली थी -1 से f+1/2 तक 1/2 तक की। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है यार, v² आप निकाल लो, v निकालना इतना मुश्किल नहीं है। v² अगर मैं निकालता हूँ, v² के अंदर ये लिमिट्स पुट होंगी। पहले नंबर पे आ जाएगा f+1/2 होल का स्केयर, फिर आएगा माइनस, आपको पता फिर लोअर लिमिट पुट होती है और उसका भी स्केयर आ जाएगा, क्योंकि v² की जगह जो पुट कर रहे हैं ऐसे लिमिट पुट होगी। तो इसका स्केयर कैसे ओपन होगा, a+b का स्केयर, यानी आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर, यानी आ जाएगा f का स्केयर, ठीक है। पहले नंबर पर आ जाएगा f का स्केयर, बाहर 1/2 है, इंटू f का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर जो कि 1/4 बन जाएगा। और फिर आपके पास क्या होगा, 2 इंटू बच्चों आपको पता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2ab होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी करूँ तो 2 से कट जाएगा, सिंपल f आ जाएगा। और साथ में इसकी बात करूँ, जो ये वाली टर्म है इसका क्या आएगा माइनस, और ये आपके पास क्या आ रहा है 1 का स्केयर, यानी -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, तो ये -1 आपके पास बन रहा होगा। तो ये टर्म आ रही है प्लस, साथ में आप देख सकते हैं v की जगह भी ऐसी लिमिट्स पुट होंगी। हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट पहले पुट होगी f+1/2, फिर लोअर लिमिट पुट होगी माइनस, सेंटर में आएगा माइनस इंटू -1, तो +1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपने लिमिट्स पुट कर दी। अब आप इसको चेक कर लें आपका t(f) क्या आ जाता है इसकी केस में। तो यहाँ पे बटे में 2 है, f²/2 आ रहा है जी, f²/2, क्योंकि इसके अलावा कोई स्केयर वाली टर्म नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है f/2, एक टर्म आ रही है f/2 और यहाँ पे एक f की टर्म है, तो f प्लस f/2 करें तो कितना बनता है बच्चों, ये 3/2f बन जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, मसला नहीं है, 3/2f बन जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स की बात करूँ तो ये बन रहा है 1/8, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 1/8 है, और उसके बाद वो 1 है, तो उसके बाद ये है -1/2 बन जाएगा। तो -1/2 है, 1/8 है,
और नेक्स्ट टर्म है, तो इन सब की जब कैलकुलेशंस करते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाता है +9/8। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाती है। तो ये अब आपने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आपको पता है अब कौन सी लिमिट आएगी। अब -1/2 में +1 करना है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1/2 से लिमिट स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ तक, इसमें +1 करूँ तो 1/2 तक चली जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे यानी आ जाएगा 1/2। अब देखें बच्चों आपका जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या मसला है, हमारे पास आपको पता है वो था क्या, f-1/2 था, यहाँ पे f+1/2 था। तो अगर मैं f में से माइनस करता हूँ, यानी f की जगह पुट करता हूँ -1/2, तो -1/2 वो -1 बन जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा आप उसको एक्सचेंज ना करें। ठीक है, -1 तो बन रहा, -1 एक लिमिट आ रही है, यानी मैं सिंपल आपको कह देता हूँ यार, जो लिमिट आपकी यानी कि उसके अंडर आती है ना, ज़ीरो के अलावा -1 या दूसरा नंबर, उसको आपने एक्सचेंज नहीं करना। उसको आपने -1, ये देखें -1 और जहाँ पे 1 आता है पुटिंग करने से, वहाँ पे आपने सिंपल वही फंक्शन छोड़ देना है, फंक्शन की इक्वेशन। तो यानी आ जाएगा f-1/2, जो इक्वेशन थी एज इट एज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच्चों इसकी हमें रेंज ना 2 हिस्सों में तकसीम करनी पड़ी है, क्योंकि -1/2 से हम 1/2 तक जा रहे हैं। तो आपको मैंने वो ट्रायंगल की ऐसे इक्वेशन लिख के दी हुई थी, ये -1 0 1, इन इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। यहाँ पे हमारे पास होता है बच्चों t+1 और इसमें जाके हमारे पास हो जाता है -t+1। ठीक है जी, ऐसे इक्वेशन चल रही होती है। तो लिहाजा इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, पहले यानी कि -1/2 से लेकर 0 तक का रास्ता तय करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। t की जगह बस आपको पता है v पुट हो जाएगा v+1 dv। उसके बाद प्लस दूसरी लिमिट आएगी, ये 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी बच्चों, सिंपल सी बात है, ये जाएगी हमारे पास f+1/2 तक। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई आपके पास, सिंपल। क्योंकि देखो आगे आप ये लिमिट अगर इस यहाँ पे पुट करते 1/2 इसमें पुट करते, तो 1/2 + 1/2 ये 1 हो जाता, तो 1 तो आपके अंडर ही आती है। दैट्स वाई इसकी जगह आपने कुछ नहीं पुट करना, इसको एज इट एज छोड़ देना। ये मैंने आपको बताया अभी पहले। तो यहाँ पे हमने पुट करना -t+1, तो -t की जगह -v+1 ऐसे पुट किया जाएगा। तो अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो देखें ये t(f) आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। t(f) इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता है इसका क्या आता है, हमने v+1 का आगे फाइंड आउट किया, जो कि v²/2 आता है प्लस v आता है। तो ये आ गया v²/2 प्लस v, और साथ में इसके लिमिट्स आ गई जो हमने पुट करनी है, f-1/2 पुट करनी है और ये 0। और इसका बच्चों अगर फाइंड आउट करें तो इसका क्या आएगा हमारे पास, इसका बच्चों सिंपल सी बात है, बस माइनस आ गया, माइनस पीछे निकल जाएगा। ठीक है, और ये v+1 नहीं है एक लिहाज से, तो v का आ जाएगा v²/2, यानी ये बन जाएगा -v²/2। ठीक है, -v²/2, और साथ में आपके पास आ जाएगा, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, सेंटर में प्लस लिखो, -v² प्लस v, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे भी। और इसकी रेंज होगी 0 से f+1/2। अब रेंजेस पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें पहले अपर लिमिट पुट होगी v²/2, v² की जगह, v² की अपर लिमिट क्या है 0, तो 0 का स्केयर आ गया। ठीक है, फिर आगे माइनस लोअर लिमिट पुट होगी v² की जगह, तो यानी आ जाएगा f-1/2 का स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, देखें ये हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से, f का स्केयर आ जाएगा। f का स्केयर देखें, आपको पता है इसका हमारे पास होता है क्या, माइनस इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी a का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी 1/4, और उसके बाद अगर सेंटर में माइनस हो तो -2 इंटू a इंटू बी होता है, तो -2 यहाँ पे 2 से कट जाएगा और -f आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास बन रही है। और v की जगह आप जब ये लिमिट्स पुट करोगे तो क्या होगा बच्चों, देखो प्लस इंटू वी की जगह अब मैं लिमिट्स पुट करता हूँ, पहले अपर लिमिट जो कि 0 है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगी -f-1/2, तो माइनस उसके साइन को चेंज करके +1/2 बना देगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लें, यानी कैलकुलेशन कर लें, ये बन जाएगा -f²। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पे आ रहा है -f², फिर ये बन जाएगा +f। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +f, और यहाँ पे है -f, तो ये आपस में कट आउट हो जाएंगे। और ये आपके पास आ रहा है -1/4 और वो है 1/2, तो 1/2 और -1/4, ये करने से हमें क्या मिलता है देखते हैं। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है जी, तो ये 1/4 आपको मिल जाएगा, -f² प्लस 1/4, ये आपको इसका आंसर मिल रहा है इस साइड से। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आप देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी v²/2, पहले हम यानी v² का चेक करते हैं। v² में पहले अपर लिमिट पुट होगी जो कि आपके सामने है, f+1/2 का स्केयर, तो वो आपको पता क्या आता है, वो आता है f² प्लस 1/4 प्लस 2f, ये आता है। माइनस लोअर लिमिट पुट होगी जो कि 0 है, तो वो पुट करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यार वो चीज़ तो आप भी जानते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक हो रही है मुझसे, एक मिनट, वो मिस्टेक ये हो रही है, इसके साथ -1/2 भी बटे में आता है,
क्योंकि इस टर्म के साथ अपना 1/2 भी है ना, तो यहाँ पे 1/2 भी आएगा। तो एफ स्केयर के एक तो बटे में 2 आ गया, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसके बटे में 8 आना था। तो ये अपने पास थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये बनना था 1/-1/8 -1/8, और ये +1/2 करने से मुझे क्या मिलना था 8, इसका एलसीएम आना था। 1 मिनट बच्चों, मैं ठीक कर लूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे तो आ जाना था -1, लेकिन यहाँ पे आना था ऊपर +4। यहाँ पे बस 3 आ जाएगा, ये इतना चेंज आएगा, ठीक है, बस ये चेंजेस हैं और कुछ भी नहीं है, बाकी ठीक है। अब इस तरफ देख रहे थे हम, जैसा कि अब इसके भी बच्चों यानी कि इसके साथ -1/2 मल्टीप्लाई होने वाला है, इतना हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है हमने। -0 करने का फ़ायदा कोई नहीं है, दूसरी लिमिट ये है। तो आगे इसमें क्या होगा जी बच्चों, प्लस फिर v की जगह हम लिमिट्स पुट करेंगे, जो कि आ जाएगा f +1/2 और -0, क्योंकि लोअर लिमिट भी पुट करते होते हैं। अब देखें हो क्या रहा है, माइनस यहाँ पे आपको मिल रहा है -f²/2, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखो -1/2 है ना, और ये 2f है, तो ये जब आपस में ज़रब खाएंगे 2 से काट जाएगा, ये -f दे रहा है यहाँ से, और वहाँ पे आपको +f मिल रहा है, देखें -f और यहाँ से +f, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये भी कट गया और ये भी कट गया। 1/4 है ना, ये बन जाएगा -1/8 और वो +1/2। -1/8 और +1/2 शायद आपने पहले भी किया, जो कि आपके पास कितना आता है, 3/4 आता है। तो अब इसको सॉल्व करके रख लें, आपके पास क्या आंसर बनता है, आपने सारा कर ही लिया। ये आ जाएगा -f² पूरा हो जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, 4, इसका एलसीएम 3, 3, 6 और 3/2 मेरे ख्याल में आ जाएगा। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। -f² तो बच्चों हमारा ठीक है, लेकिन इसमें वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, वो कह रहा है ये नहीं है, मतलब ये उसका आंसर नहीं आ रहा साथ में, यहाँ तो उसने शायद मिस्टेक की हुई है। अच्छा जी, सिंपल सी बात है हमारे पास। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मुझे समझ आ गया क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। मैं भी इस सोच में पड़ गया था क्या इशू हो रहा है। ये यहाँ पे ना असल में मेरे पास बटे में 8 है, मैं यहाँ पे 4 लिख गया हुआ हूँ। दोनों में सेम कैलकुलेशन थी, तो दोनों में मैं सेम यहाँ पे 3/4 कर गया हूँ। काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी देखने के बाद जाके ये प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है। तो ये असल में 3/8 में जमा हो रहा है, तो ये 3/4 दे देगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये मिस्टेक हो रही थी। चलें, अच्छी बात है, ये अभी सॉल्व हो गई, यानी तो आगे फिर से मसला करना था इसने। तो रेंजेस आपको ये भी याद रहनी चाहिए। अब बच्चों इसके बाद फ्रीक्वेंसी की कौन सी रेंज आ जाती है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है, देखें अब 1/2 से स्टार्ट होगी रेंज, और इससे ग्रेटर होगी। इसमें 1/2 बच्चों अगर हम इसमें 1/2 में +1 ऐड करते हैं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इसमें +1 करने से ये चला जाएगा 3/2 तक। तो यानी हम यहाँ पर आ गए ये लिमिट पे। अब इसको चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसके लिहाज से अपना T(f) क्या आएगा, T(f) इज़ इक्वल टू इंटेग्रल। अब देखो बच्चों, हमारे पास वही है, f -1/2 से लेकर f +1/2 तक जाती है। अगर मैं f -1/2 में यानी कि क्या करता हूँ, पुट करता हूँ अपना 3/2 या 1/2। 1/2 पुट करने से वो 1 बन जाता है, ठीक है, और 3/2 पुट करने से वो बहुत बड़ा यानी आगे चला जाता है 1 की लिमिट से। तो यानी यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट तो समझ में आती है कि अपने पास ये जो लिमिट है वो स्टार्ट करेगी कहाँ से, f -1/2 से। ठीक है जी, f -1/2 से स्टार्ट करेगी, इतना तो समझ में हमें आता है। अब नेक्स्ट आगे मसला क्या आ रहा है, देखें यहाँ पे आपको पता है f +1/2 हमारे पास लिमिट होती है, ठीक है, यानी कि ये तो बीच में ही रहती है, चाहे हम यहाँ पे कुछ भी पुट करते हैं। 3/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता तो मेरे पास देखें क्या बनता, मेरे पास बन जाता 1। अगर मैं 1/2 पुट करता तो मेरे पास 0 बन जाता, जो कि दोनों लिमिट्स में आता है, यानी इस लिमिट के बीच में आता ही आता है। तो लिहाजा इसको हम एज इट एज छोड़ेंगे। मैंने बोला जो लिमिट के अंदर आ जाता है उस नंबर को एज इट एज आपने छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नंबर होता है, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जिस रेंज से बाहर जा रहा हो, ठीक है जी, तो यानी कि उसका एक वैल्यू पुट करने से वो रेंज से बाहर जा रहा हो और दूसरी पुट करने से वो उस रेंज में आ रहा हो, तो आपने वो नंबर एज कांस्टेंट पुट कर देना। अब देखें यहाँ पे ऊपर हमारे पास होता है f +1/2। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 1/2 तो मुझे 1 मिलता है, लेकिन 3/2 पुट करने से मुझे 2 मिल जाता है, यानी कि मुझे 1/2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3/2 को कंसिडर नहीं करवा सकता। डेट्स वाई मैं यहाँ पे f की जगह 1/2 पुट करवा के यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ठीक है जी, यानी मुझे रेंज यहाँ पे देनी पड़ेगी। सिंपल। अब बच्चों लास्ट आपको सारी कंडीशन पता चल गई, यानी कि जहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज पुट करने से, जो दो रेंजेस हमारी बनी हुई हैं, दोनों पुट करने से कोई मतलब कि हम -1 से 1 के बीच में यानी रहते हैं, यानी कि इससे बाहर नहीं जाते, तो मसला नहीं है। लेकिन हम अगर
क्या होता है जी, इस रेंज के यानी कि मसला ये है कि इस रेंज से अगर बाहर जा रहे हैं, यानी कोई एक लिमिट पुट करने से और दूसरी लिमिट पुट करने से हम रेंज के अंदर रहते हैं, तो लिहाजा वो दूसरी लिमिट पुट करके जो रेंज आ रही है, को जो कांस्टेंट आ रहा है वो आपने पुट कर देना, ये इसका तरीकाकार है। अब यहाँ पे देखो हम कौन सी रेंज में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 3/2 पुट करता हूँ तब भी यहाँ पे 1 आता है, और अगर 1/2 पुट करता हूँ तो 0 आता है, यानी 0 से 1 की रेंज में। तो यानी ये वाली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट होगी -t+1, यानी यहाँ पे आ जाएगा -v+1। उसकी रीज़न मैंने बताया क्योंकि हम v के वेरिएबल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, -v+1 का आगे भी हमने यहाँ पे इंटेग्रल लिया, तो वो आता है -v²/2 प्लस v, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी फिर f -1/2 और 1। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, तो अब आपको यहाँ पे ये भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, पहले अपर लिमिट पुट होगी यहाँ पे इसकी जगह, तो -1/2 ऐसे बाहर रखते हैं, ठीक है, इनटू अपर लिमिट पुट हुई v² की जगह, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट होती है, तो लोअर लिमिट जब इसकी जगह पुट होगी यानी इनका स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू लोअर लिमिट क्या आएगा, यानी f -1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों f -1/2 का स्क्वायर आगे भी मैंने लेके दिखाया, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी f का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर जो कि 1/4 होगा, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो 2 इंटू एफ रखूंगा और 1/2 रखूंगा, 2 2 से कट जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा -f आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। ये ब्रैकेट आपकी बंद हो गई। आगे प्लस v की जगह अब हमने पुट करनी है, इसमें प्लस आगे v की जगह मैं लिमिट्स पुट करता हूँ, तो पहले अपर लिमिट पुट हुई 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ये नीचे वाली है, तो इनके साइन बस चेंज हो जाएंगे, -f हो जाएगा और +1/2 हो जाएगा। अब इस होल को आप सॉल्व करें तो आपका काम बन जाएगा। देखें इसमें बच्चों आपके सामने है कि हमारे पास यहाँ पे अब मैं लिखने लगा हूँ t(f) को, कि जो f स्क्वायर है वो एक ही है, वो ये वाला है, तो ये अंदर बन रहा -f², जब वो बाहर वाले -1/2 से ज़रब होगा तो +f²/2 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे f वालों को देखते हैं, यहाँ पे है -f जो कि माइनस से ज़रब होकर +f हुआ होगा, लेकिन +f फिर से -1/2 से ज़रब खा के हमारे पास है -f/2 हो गया, और -f/2 में -f भी यहाँ से आ रहा है, तो -f और -f/2 हमारे पास -3/2f बनता है बच्चों, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे। उसके बाद लास्ट में अब रह जाता है कांस्टेंट नंबर, -1/2 है बच्चों, इसका आता है -1/2, और इसमें से हमें क्या मिलता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, +1/2 के साथ +1/4, यानी -1/2 +1/8 आ गया ये मल्टीप्लाई होने से, और वहाँ से हमें एक मिल रहा है नंबर +1 और +1/2। ये होल को आपने सॉल्व करना है। अब 8 इसका एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर -4, यहाँ पे +1, यहाँ पे 8 पूरे का पूरा, और यहाँ पे भी +4 आ जाएगा। अब 4 4 से कटाइए, आ रहा बच्चों 9/8। अब ये सारी टर्म्स आपने मालूम किया। अब लास्ट वाली एक लास्ट टर्म बची है बच्चों, बस वो हमने निकालनी है। इनको मैंने नंबरिंग नहीं दी। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा नंबर था, 1 मिनट रुकिएगा। दूसरी टर्म, ये हमारे पास तीसरी यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज हमने रखी, या दूसरी टर्म को सॉल्व कर रहे थे यार, ये मेरे ख्याल में दूसरी टर्म में थी जी बच्चों। ये आपकी ना असल में दूसरी टर्म में चल रही थी, ठीक है, डैट वन इज़ सेकंड टर्म। ये आपकी बच्चों उसके बाद तीसरी टर्म यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये चौथी टर्म हमने यहाँ से स्टार्ट की, एंड फाइनल लास्ट आपकी 5 टर्म है, जिसमें आपकी बच्चों क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी 3/2 से। और मैंने आपको बताया जब इस रेंज से हम बाहर निकलते हैं तो आपको वहाँ पे आपके फॉरियर ट्रांसफॉर्म के टेबल में बताया गया हुआ है कि ये 0 के बराबर हो जाता है। अब आपने इसको क्या करना है, अपने एक फंक्शनल फॉर्म में लिखते हैं ना, वो आप ऐसे लिखेंगे, टोटल हमारे पास 5 हैं, 1, उसके बाद ये 2, ये 3, 4 और ये 5, ठीक है जी। अब आपके सामने मैं आंसर लिखने लगा हूँ। देखें पहले नंबर पे हमारे पास आंसर 0 आया जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी वो लेस देन और इक्वल टू -3/2 थी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आई जो आपके सामने है, f²/2 +3f/2 और +9/8। तब भाई जब हमारी फ्रीक्वेंसी किन के दरमियान थी बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो थी वो ग्रेटर हो चुकी थी -3/2 से, और लेस थी -1/2 से, वो रेंज ऊपर लिखी हुई। उसके बाद ये तीसरी टर्म आ जाती है। तीसरी टर्म में देखें आंसर क्या आया हमारा लास्ट में, -f² +3/4, ठीक है जी। ये कब आया, जब हमारी रेंज थी -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में। और देन हमारे पास चौथी टर्म आ जाती है जिसमें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, f²/2
प्लस सॉरी माइनस है तो +9/8 मैं पहले लिख लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म पहले लिख लेता हूँ, प्लस का साइन लगा गया था ना इस वजह से। 3/2f बाद में मैंने लिख लिया, ठीक है जी, -3/2f। ये तब आया जब हमारी रेंज थी 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में। देन लास्ट एंड फाइनल लिमिट जब ज़ीरो हो गया आपका आंसर, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो गई 3/2 से, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, यही आपका क्वेश्चन का पूरा हल है। वीडियो काफ़ी लंबी बनी है लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अगर मैं इस तरह से आपको एक एक कंसेप्ट ना देता तो शायद ही आपको समझ आती। दैट्स वाई मुझे फिर कह लें इस तरह से आगे मूव करना पड़ता है। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।